निर्माण की, कानून की, विभिन्न तरह के कानूनों की, तो वो एक नाम स्वाभाविक था। परंतु महात्मा गांधी को ये विचार कि भारत अभी अभी स्वतंत्र हुआ है और इसका एक संविधान कोई विदेशी बनाए और उस संविधान पर आगे भारत चले, वो थोड़ा महात्मा गांधी को स्वीकार नहीं था। अतः महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उठाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहां भारतवर्ष की कठिनाइयों से, सामाजिक असमानता से, गरीबी से को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था, वहीं उन्होंने विश्व के जो श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय हैं वहां से शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उस समय अर्थशास्त्र का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था, वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। पीएचडी थे, डीलिट थे, एक दर्जन से अधिक उनके पास डिग्रियां थी। हम ये कह सकते हैं कि जो भी डिग्री का हम नाम लें, डॉक्टर अंबेडकर के पास वो सभी डिग्रियां थी। डीलिट, एलएलडी, पीएचडी, दो यूनिवर्सिटी से पीएचडी, और वो भी विश्व के जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय थे वहां से उनके पास पीएचडी थी। अतः सबने उनका नाम स्वीकार किया और इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारी संविधान निर्मात्री समिति थे, उसके अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना। लगभग 2 वर्षों में वो संविधान पूरा हुआ, नवंबर 1949 में। और जब वो संविधान पूरा हुआ तो उसकी जो संविधान निर्मात्री समिति जब उसको समर्पित कर रही थी, तो उसकी जो सभा हुई उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो विचार रखे वो आज भी प्रासंगिक है। उनके बारे में जो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हमको एक बार सिंहावलोकन करना चाहिए, वो विचार उसका बीज हम कह सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हम पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार स्वतंत्र हो रहा है। इसके पूर्व भी हमें स्वतंत्रता अनुकूल प्राप्त हुई, परंतु स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हम पुनः परतंत्र हुए। उन कारणों पे की चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसे क्या कारण थे कि भारत में बार बार परतंत्र हो जाता था, बार बार जो विदेशी आक्रांता होते, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, वो आकर भारत पर आक्रमण करते थे और भारत पर शासन करते थे। तो उसके मूल पे जाने की आवश्यकता है और उन कारणों को दूर करने की आवश्यकता है। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का विचार था। डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन एक और क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति का जन्म हुआ था, डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। और डॉक्टर हेडगेवार जन्मजात देशभक्त, अत्यंत क्रांतिकारी विचारों, उनके भीतर जो भारत की स्वतंत्रता सदैव खटकती रहती थी, और जैसे किसी ज्वालामुखी के अंदर लावा धधकता रहता है और जब भी उसको समय मिलता है तो वो फूट के बहने लगता है, लगभग इसी तरह डॉक्टर हेडगेवार का जीवन रहा। बाल्यकाल से 7 वर्ष 8 वर्ष की आयु में जब एक
कोई बच्चा, जो बच्चा खिलौनों की बात करते हैं, मिठाई की बात करते हैं, डॉक्टर हेडगेवार अपने बड़े भाई से, अपने परिवार में, अपने समाज की परतंत्रता की बात कहते हैं। और जिस उम्र में बच्चे को एक हाथ, आपको जिसको मिठाई दो तो वो तो अपना दूसरा हाथ बढ़ाता है, उस समय उनको जब ये पता चला कि ये जो मिठाई है हमको अंग्रेजी शासन की विजय के उपलक्ष्य की दी जा रही है, तो उन्होंने उसको फेंक दी। तो वो इस तरह से बाल्यकाल से वो अपने, उनको प्रतन्त्रता खटकती थी और वो अपने स्तर पर सतत प्रयास करते थे। अत्यंत विद्वान थे, होशियार, कुशाग्र थे। उन्हें मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की शिक्षा के लिए उनका चयन हुआ। चाहते नागपुर में थे, चाहते तो कलकत्ता मुंबई जा सकते थे, परंतु उन दिनों कलकत्ता क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ करती थी, वो उनका संचालन कलकत्ता से होता था। तो डॉक्टर हेडगेवार ने यह तय किया कि हम अपनी मेडिकल की जो शिक्षा है वो उसके लिए कलकत्ता जाएंगे। और वो कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने वो अपनी मेडिकल की तो पढ़ाई करते थे, साथ ही साथ उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ में काम करना शुरू किया। उनके सब जो क्रांतिकारियों की सभाएं होती थी उसमें डॉक्टर हेडगेवार सम्मिलित होते थे, उनका नेतृत्व करते थे, उनको विचार देते थे। और धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया क्रांतिकारियों में कि जो क्रांतिकारी जब उनको कोई भी अपना कार्य करना होता था तो वो उसके लिए कोड वर्ड्स का जैसे उपयोग करते हैं कि वो गोपनीय रहे, तो कूट शब्दों का उपयोग करते हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार के प्रभाव में क्रांतिकारी जो अपना कोड वर्ड्स बनाते थे, जो कूट शब्द बनाते थे, वो भी मेडिकल के कूट वर्ड शब्द रहते थे। जैसे बम के लिए वो उस समय वो शब्द का उपयोग करते थे एनाटॉमी, ये मेडिकल साइंस का एक शब्द है। तो इस तरह के इतना प्रभाव उनका क्रांतिकारियों पे था और वो क्रांतिकारियों के साथ में अनेक क्रांतिकारियों की जो प्रयास हुए उसमें वो शामिल हुए। 3-4 वर्ष वो सतत इस कार्य में लगे रहे। 1915 में अपनी मेडिकल की चिकित्सा पूरी करके वो नागपुर आए। तो कलकत्ता और नागपुर के बीच में जो क्रांतिकारियों के लिए वो एक कड़ी का काम करते थे। जो नागपुर के क्रांतिकारी हैं उनको परिवारों को सहयोग, उनकी आर्थिक सहयोग, उनके और जो उनकी योजना, इस तरह के सभी कार्यों में डॉक्टर हेडगेवार शामिल थे। परंतु उनको लगा 4-5 वर्ष 6 वर्ष प्रयास करने के बाद ये समझ में आया कि इस घटना से हम भारत इस तरह के प्रयासों से कि यहाँ हमने बम फोड़ा, वहाँ हमने कुछ कार्य किया, तो भारतवर्ष स्वतंत्र नहीं हो सकता, अंग्रेजों का जो शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो उनको फिर ये लगा कि राजनीतिक स्तर पर प्रयास किया जाए तो ही भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिल सकती है। उस समय कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी एक राजनीतिक शक्ति थी, जो भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही थी, तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस से जुड़े और न केवल जुड़े, वो उस समय अपने मध्य भारत के विदर्भ क्षेत्र के प्रमुख नेताओं में उनका नाम आता था। जब 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसके जो संगठन मंत्री डॉक्टर हेडगेवार, इतना महत्वपूर्ण उनका वहां पे स्थान था। परंतु कांग्रेस में रहने के बाद उनको ये समझ में आया कि कांग्रेस जो है किसी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना चाहती है, परंतु स्वतंत्रता मिलने के बाद यह स्वतंत्रता चिरस्थायी हो, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे नागरिकों का चरित्र निर्माण हो, हमारे नागरिकों में अनुशासन आए, हमारे देश में जो एक संगठन का भाव आए, वो भाव पैदा करने के लिए जो प्रयासों की आवश्यकता थी, वो उनको लगा कि कांग्रेस में ये नहीं हो सकता, ये किसी तरह से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं और तुष्टिकरण के द्वारा जो भी विरोध करता है उसको
चुप करना चाहते हैं। तो वो उनका उनका मत अलग भिन्न था। उनको वो कांग्रेस से उनके मतों में भिन्नता आई और अंत में उन्होंने सोचा, ये कहा, मत चिंतन किया कि हमारे बार बार परतंत्र होने का कारण क्या है। ऐसा क्या कारण है कि हम आ, हमारे ऊपर आक्रमण होता है और पराजय होती है, हम परतंत्र हो जाते हैं। तो उसको, जैसा कि वो एक मौलिक चिंतक थे, तो उन्होंने उनको जो जो निष्कर्ष निकला उनका, वो ये था कि हमारा जो समाज है, हमारे जो नागरिक हैं, वो आत्म केंद्रित है, अर्थात सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, देश के पहले अपने 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 स्वार्थ को देखते हैं। दूसरी जो बात उनको समझ लगी वो ये थी कि व्यक्तिगत स्तर पे लोगों में अनुशासन है पर सामूहिक अनुशासन नहीं है। कि ऐसा कि पूरा समाज एक साथ, यदि उनको कहा जाए कोई अनुशासित रूप से कार्य करने का, तो वो एक सामूहिक अनुशासन नहीं है। चौथा, तीसरी बात जो डॉक्टर हेडगेवार के ध्यान में आई वो ये थी कि हमारा समाज जो है वो अपना जो पूर्व गौरव है उसको भूल चुका है, उसकी विस्मृति हो गई। कुछ उसमें जो विदेशियों का आक्रमण का भी कारण था। कुछ अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से ऐसा प्रयास किया था कि भारत के जो गौरवशाली विषय हैं, आप सभी जानते हैं 1836 का जो मैकॉले का पत्र है जो उसने अपने पिताजी को लिखा था कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये जो भारतीय समाज की जो अच्छाइयां हैं वो अपनी अच्छाइयों को भूल जाए, अपने आत्मगौरव को भूल जाए और इनके अंदर एक हीनता का भाव आ जाए। इसका योजनाबद्ध रूप से प्रयास किया गया। तो इस कारण हमारे समाज में एक हीनता का भाव आ गया और हम भूल गए कि एक समय में हम विश्व गुरु थे। पूरे विश्व का व्यापार का 30% जो हिस्सा भारत के पास था। भारत उसमें आर्थिक नेतृत्व करने वाला देश, वो चीजें हम भूल गए। हम सभी एक कहानी जानते हैं, सुनते हैं कि एक शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ गया। वो जंगल में म्याऊं म्याऊं करके घूम रहा था। तो एक वहाँ लोमड़ी थी, उसके कुछ उसके बच्चे हुए थे। तो वो उसको शेर के बच्चे के ऊपर दया आ गई। तो उस लोमड़ी ने उस शेर के बच्चे को अपने साथ में रख लिया, पाल लिया। और जैसे उसके बच्चे दूध पीते थे, ये शेर का बच्चा भी दूध पीता था। तो धीरे धीरे वो शेर का बच्चा लोमड़ी के बच्चों के साथ साथ बड़ा होता गया। और वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वो ये भूल गया कि मैं शेर हूं। वो लोमड़ी के बच्चों की तरह सब जगह घूमता था और जब कोई जंगल में शेर दहाड़ता था तो वो जैसे कोई भी बढ़िया कोई धमाका होता या कोई आवाज होती, तो जैसे ये लोमड़ी के बच्चे पूंछ दबा के भागते, तो वो शेर का बच्चा भी पूंछ दबा के भागता। एक दिन वो जंगल में दूसरा शेर पहुंचा, कहीं दूर रहा होगा, तो उसने जोर से दहाड़ मारी। तो वो जैसे वो लोमड़ी के बच्चे पूंछ दबा के भागे, तो वो शेर का बच्चा भी पूंछ दबा के भागा। तो वो जो उनकी माँ थी लोमड़ी, जिसने उसको पाला था, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि देखो ये तो सब लोमड़ी के बच्चे हैं, ये शेर दहाड़ता है तो इनको तो भागना चाहिए, पर तू शेर है, जब वो शेर दहाड़ता है तो तू क्यों भागता है? तो वो बोला नहीं नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मैं लोमड़ी हूं। तो वो उसको ले गई एक पास के तालाब में, उसने उसको चेहरा दिखाया कि देखो भाई मेरा चेहरा ऐसा है, तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तुम शेर हो, तुम दहाड़ो। और जब उसने 2-3 बार डांटा तो वो शेर की दहाड़ निकली। और जब उसने जोर से दहाड़ा तो उसको समझ में आ गया कि अरे मैं तो लोमड़ी नहीं हूँ, मैं तो शेर हूँ। तो जब वो जंगल के दूसरे शेर ने दहाड़ना शुरू किया तो इसने भी यहाँ से जोर से दहाड़ा। बड़ा हो गया था, आवाज बुलंद थी। तो जब इसने दहाड़ना शुरू किया तब इसको अपनी शक्ति का पता चला कि नहीं नहीं, मैं शेर हूं। तो वही स्थिति हमारे भारतीय समाज की, हम अपना प्राचीन गौरव भूल गए। तो ये जो समस्याएं जो डॉक्टर हेडगेवार ने जिनके बारे में विचार किया, तो
वो उन्होंने ये विचार किया कि ये समस्याएं तो हैं, इसको दूर कैसे किया जाए, कैसे ऐसे नागरिकों का चरित्र निर्माण किया जाए, कैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, कैसे उनमें सामूहिक अनुशासन का की प्रयास किया जाए। तो वो चिंतन करते करते फिर अंत में जो डॉक्टर हेडगेवार ने जो उसका समाधान प्रस्तुत किया, वो उसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1925 में विजयादशमी के दिन हुई। डॉक्टर हेडगेवार की कार्य प्रणाली को आप इससे समझ सकते हैं कि संघ का बन गया, संघ ने काम करना शुरू कर दिया, संघ ने की शाखाएं लगने लगी, परंतु उस समय तक संघ का कोई नाम नहीं तय हुआ। अर्थात उनका कार्य करने की शैली ऐसी थी कि उनको कार्य पहले, नाम की बाद में भी तय हो जाएगा। और किसी तरह का कोई प्रचार नहीं किया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ हो रहा है, आज इसकी स्थापना हुई। इस तरह कोई बिना किसी प्रचार के, बिना किसी ज़्यादा शोर शराबे के, और वो अपना कार्य शुरू हुआ। 6 महीने तक संघ की शाखाएं लगनी शुरू हुई। धीरे धीरे नागपुर के से बढ़कर आसपास चंद्रपुर में और आसपास के स्थानों में भी संघ की शाखाएं प्रारंभ हुई। और लगभग 6 महीने के पश्चात 27 अप्रैल 1926 को जो संघ का नाम तय हुआ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम तय हुआ, वह 27 अप्रैल 1926 को नाम तय हुआ। इस तरह से शाखाएं अपना संघ की स्थापना हुई और संघ का कार्य बढ़ना शुरू हुआ। और उसमें जो वो समाधान चाहते थे वो कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए शाखाओं को उसका माध्यम बनाया गया। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण का केंद्र हैं। यहाँ पर व्यक्ति के शारीरिक शक्ति के लिए योजना रहती है, प्रयास होता है। उसकी बौद्धिक शक्ति के लिए बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, और पूरा चारित्र निर्माण के लिए कार्यक्रम होता है। स्वयं से पहले राष्ट्र, ये भाव निर्माण संघ की शाखाओं का मूल है। अभी कुछ दिनों पहले एक चलचित्र आया था, तानाजी मालसुरे। तानाजी मालसुरे कौन थे? शिवाजी के बाल्यकाल के मित्र थे। और जैसे जैसे शिवाजी ने अपना राज्य बढ़ाना प्रारंभ किया, एक से दूसरे किला, तीसरे किला, इस तरह से जब उनका विस्तार प्रारंभ हुआ, तो उनके जो बाल्यकाल के साथी थे वही विभिन्न सेनाओं के नायक के रूप में उनके साथ कार्य करते थे। बाद में तानाजी मालसुरे शिवाजी की सेना के एक बड़े सेना नायक बने। बाल्यकाल के मित्र थे। उनके पुत्र का विवाह तय हुआ, तो वो विवाह के लिए जो निमंत्रण पत्र था उसको लेकर जो शिवाजी की माता थी जीजाबाई, सभी मित्र उनको अपने मातृवत स्नेह करते थे, सम्मान करते थे, और वो भी सभी उनके साथियों को अपने बच्चे की तरह, शिवाजी की तरह स्नेह करती थी। तो स्वभावतः सबसे पहला निमंत्रण कार्ड अपने जो पुत्र के विवाह का निमंत्रण पत्र लेकर तानाजी मालसुरे जीजाबाई के पास पहुंचे। कहा, माता जी, मेरे बेटे का विवाह तय हुआ है और उसका निमंत्रण पत्र, ये सबसे पहला पत्र मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने देखा कि जीजा माता के माथे में कुछ चिंता की लकीरें दिख रही हैं, और जीजा माता कुछ दूर देख रही हैं। उन्होंने पूछा, माता जी, आप थोड़ी चिंतित दिख रही हैं, क्या बात है? जीजा माता ने कहा कि देखो तानाजी, ये जो कोंडना का दुर्ग दिख रहा है, ये दुर्ग कभी पहले हमारे पास था, अब ये दुर्ग शत्रु के पास में है।
और मैं यहाँ उस पे शत्रु का ध्वज फहराता रहता है, मैं यहाँ देखती रहती हूँ, ये ध्वज मुझे हमेशा खटकता रहता है। तो तानाजी मालुसरे ने